चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? देखिए एनालिसिस का मतलब होता है अध्ययन करना या किसी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना, उनको चेकआउट करना कि हमने जो काम किया है क्या वो सही किया है, और अगर सही किया है तो उससे फाइनली रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। गॉट इट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, यही मतलब नॉर्मली तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हीं की बात करते हैं। तो हमें पता करना है सर कि आज के टाइम में हमारे बिजनेस की क्या ग्रोथ परसेंटेज है, क्या हम कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है एंड फाइनेंशियल वीकनेसेस है वो क्या है, अगर उनको ठीक किया जाए तो क्या क्या हमें स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। राइट। देखिए कोई भी मैनेजमेंट है, अगर उसको अच्छे से मैनेज करना है तो उसको अपनी कमियों पर, अपनी ताकतों पर, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर उसको काम करना पड़ेगा। राइट। और उसको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता कैसे चलेगा? जब वो कंपैरिजन करेंगे। राइट। तो कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें और पर्सनल लेवल पे भी बात करें तो पर्सनल लेवल में भी, पर्सनल लाइफ पे भी आपको कंपैरिजन करना ही होगा अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो। ठीक है जी। चलिए जी, तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 8 टूल्स हैं, और उन 8 टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। पहला टूल होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, कंपैरेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आते हैं सर कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस होता है, अकाउंटिंग रेशियो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, देन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ओके। इनमें से जो 6th एंड 7th नंबर के पॉइंट है ये आपके सिलेबस में कवर नहीं हो रहे हैं, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको जो पढ़ने हैं सर क्या पढ़ना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है, ट्रेंड एनालिसिस पढ़ना है, अकाउंटिंग रेशियो टर्म 1 में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद सर कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 का आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सर आपको फंड फ्लो और ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनते हैं। चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक राइट नाउ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चलिए सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है? देखो नाम से ही पता लग रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी हम इसमें कंपैरिजन करने वाले हैं। और कंपैरिजन करने के लिए आपके पास दो डेटा होने जरूरी है। क्या आपके पास, अगर मैं आपको एक सिंगल डेटा दे दूं तो क्या आप कंपेयर कर लेंगे? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, कंपेयर तो कम से कम दो चीजों के बीच में ही किया जा सकता है ना, कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर एक चीज है आपके पास तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास 2 ईयर्स के डेटा होंगे। उन 2 ईयर्स के डेटा को आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर हमारे पास क्या डेटा था और इस साल हमारे पास डेटा क्या है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है सर, लास्ट ईयर कितना हमारे पास प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर असेट कितनी थी, इस साल असेट कितनी है। कंपैरिजन किया जाएगा, समझ रहे? कंपैरिजन करने के बाद में हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज, यानी किस परसेंटेज से चेंज आया है वो निकालना पड़ेगा। बहुत इजी चैप्टर है, चलिए सर समझते हैं। ठीक है जी। अब इसको ज्यादा हम थ्योरेटिकल ना पढ़ के सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। राइट सर, अब हमें कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट पढ़नी है तो कंपैरेटिव में हमें दो चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। एक तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, दूसरी हमें बनानी पड़ेगी सर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बाद में सीखेंगे, पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा? सर आपको पता है कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अब जो है वो अलग तरीके से बनती है। जैसे हम पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनती। अब एज पर शेड्यूल नंबर 3, एज पर शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसके अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल बनाए जाते हैं। फॉर्मेट आपको याद ही होगा। चलिए सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी?
तो देखिए इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि आपके पास 2 ईयर के डेटा होंगे, ठीक है, उसमें से आप इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे और आप निकालेंगे सर परसेंटेज, यानी किस परसेंटेज से चेंज आया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे हम, क्या क्या, एक प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाएंगे, एक करंट ईयर का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बनाएंगे और फोर्थ बनाएंगे हम परसेंटेज ऑफ चेंज, राइट। उसके बाद जो बैलेंस शीट हमारी बनती है सर, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनेगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। देन हम लिखेंगे इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको पता ही है, वो लायबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा के लिए है, जिनके हम 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद करंट लायबिलिटी लिखेंगे सर। करंट लायबिलिटी आपको पता है वो लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर विद इन द 1 ईयर आपको पे करनी ही पड़ेंगे, सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये जो होते हैं आपकी करंट लायबिलिटी। देन आप टोटल लगाएंगे सर लायबिलिटी साइड का, और उसके बाद में असेट्स आप मेंशन करेंगे। असेट्स में आपके पास 2 तरीके की असेट होती है सर, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में भी 3 तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड असेट टेंजिबल वाली, एक इंटेंजिबल फिक्स असेट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनको अलग अलग मेंशन करेंगे। टेंजिबल फिक्स असेट को टेंजिबल फिक्स असेट में रखेंगे, इंटेंजिबल को इंटेंजिबल वाले में, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद करंट असेट आ जाएगी आपके पास। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक कैश का बैलेंस जो होता है वो। उसके बाद टोटल लगाएंगे और इनका आपस में इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे कंपैरिजन करके, राइट। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सर देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है विनायक लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या गिवन है सर? बैलेंस शीट में आपको गिवन है 31 मार्च 2019 का बैलेंस और 31 मार्च 2018 का बैलेंस, यानी ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। यानी कि ये जो है, ये वाला जो बैलेंस है हमारे पास, ये वाला जो बैलेंस है हमारे पास, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया और ये वाला मेरा करंट ईयर हो गया। 2 ईयर के बैलेंस मेरे को पता होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। 2 ईयर के बैलेंसेज है मेरे पास, ओके। उसके बाद लायबिलिटीज में हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल और बैलेंस शीट पूरी बना करके आपको दे रखी है, असेट्स वगैरह सब। आपको क्या करना है सर? देखो 2 बैलेंसेज तो आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा इंक्रीज डिक्रीज का, और उससे नेक्स्ट बनाना पड़ेगा सर परसेंटेज का। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 कॉलम बनेंगे, राइट। चलिए जी, एक बार हम फॉर्मेट बना लेते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, तो ये हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है आप लोगों के सामने। अब जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता थी वो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जो है पर्टिकुलर का कॉलम बना लिया है एक, उसमें 31 मार्च 2018 का कॉलम है, 31 मार्च 2019 का, देन इंक्रीज डिक्रीज का और परसेंटेज ऑफ चेंज का। विनायक लिमिटेड की एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, ओके। जो जो हमें इन्फॉर्मेशन थी एज इट इज मैं इसको उतार देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना सर, मुझे कुछ भी नहीं करना सर। जो जो मुझे पता था सर मैं वैसे के वैसे ही यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर गिवन थी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, राइट। मेरे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेरे पास यहाँ पर जो गिवन है सबसे पहले वो गिवन है सर शेयर होल्डर फंड। क्या गिवन है सर? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में मेरे पास 2 चीजें हैं। शेयर होल्डर फंड में मेरे पास कितनी चीजें हैं सर? 2 चीजें हैं। एक मेरे पास है शेयर कैपिटल और दूसरी चीज मेरे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इनका बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस कितना कितना है चेक कीजिए। तो शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है आपके पास है 2018 में, यहाँ पर उल्टे दे रखे हैं, मतलब आगे पीछे दे रखे हैं ईयर, तो आपको ध्यान रखना है। 31 मार्च 2018 के ये बैलेंस है और 31 मार्च 2019 के ये है। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस 2018 में कितना है? 20 लाख, और 2019 में है सर 21 लाख। तो इन बैलेंसेज को हम लिख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर इसका बैलेंस है 20 लाख रुपए और यहाँ पर इसका बैलेंस है सर 21 लाख रुपए, राइट। क्लियर हो गया? ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंसेज देखिए 2 लाख रुपए और 2,30,000 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बैलेंस है सर 2 लाख रुपए और इसका बैलेंस है सर यहाँ पर 2,30,000 रुपए, ठीक है जी। इसी तरीके से आपको प्रॉपरली सारे बैलेंसेस को
जिस तरह से आपको गिवन है 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 में लिख लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेता हूँ फटाफट से। देखिए जी, मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो मुझे पता थी इंफॉर्मेशन, जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो ऑलरेडी गिवन है उसी तरीके से मैंने बैलेंस शीट को हूबहू उतार दिया है आपके सामने। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख ली है, उसके बाद असेट्स लिख ली है मैंने सारी की सारी, और इनका जिस जिस तरह से मुझे बैलेंस था वो मैंने दोनों ईयर्स के मैंने बैलेंसेस जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है सर, अब मेरा काम स्टार्ट होता है। मुझे पहला जो है मेरा कॉलम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज का। इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही आसान है इंक्रीज डिक्रीज निकालना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 31 मार्च 2018 यानी 2018 में हमारे पास शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए थी और 2019 में सर कितनी हो गई 21 लाख। तो आप मुझे बताइए बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर आप कहेंगे सर इंक्रीज हुआ है, पहले 20 लाख थी अब 21 लाख हो गई, तो बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ सर? 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ। तो मैंने इंक्रीज वाले कॉलम में 1 लाख रुपए लिख दिया। राइट, समझ में आया यहां तक? उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, पहले 2 लाख रुपए के थे अब 2,30,000 रुपए के हो गए। तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ। कितने रुपए इंक्रीज हुआ सर? 30,000 रुपए इंक्रीज हुआ। ओके ओके फाइन। नॉन करंट लायबिलिटीज में सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, पहले 2 लाख की थी अब 5,60,000 रुपए की है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ 3,60,000 रुपए। ओके। ट्रेड पेबल सर पहले 1 लाख के थे अब 2,80,000 के हैं, 1,80,000 रुपए, ये भी इंक्रीज हुआ। तो यहां भी मैंने इंक्रीज निकाल लिया, सिंपल। उसके बाद सर उसके बाद हमारा टोटल का बैलेंस है, तो क्या टोटल इंक्रीज डिक्रीज का टोटल लगाया जाए? नहीं सर, इंक्रीज डिक्रीज भी कैसे निकाला जाएगा? इसका भी इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, टोटल का भी। कैसे? पहले 25 लाख था टोटल, अब 31,70,000 रुपए। नहीं आया समझ में? तो इसी तरीके से टोटल लगाना है सर। ठीक है, पहले जो है 25 लाख रुपए था टोटल बैलेंस, अब 31,70,000 रुपए है। तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ सर? ये इंक्रीज हुआ 6,70,000 रुपए। तो 6,70,000 रुपए इंक्रीज मैंने इस तरह से। क्लियर हुआ? अब असेट पे आ जाते हैं, असेट का भी कर लेते हैं। पहले फिक्स असेट यानी टेंजिबल असेट जो है 20 लाख थी अब 21 लाख के, यानी 1 लाख इंक्रीज हुई है, वो मैंने 1 लाख इंक्रीज लिख ली। पहले इंटेंजिबल असेट 2 लाख की थी अब 3 लाख की है, तो 1 लाख इंक्रीज हुई, ये भी मैंने लिख लिया, 1 लाख इंक्रीज हुई। उसके बाद इन्वेंट्रीज 2 लाख की थी 5,60,000 की हो गई, अब 3,60,000 हुई, ये भी हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले 1 लाख था 2,10,000 है, तो इसका मतलब ये भी इंक्रीज हुआ है 1,10,000 रुपए, और ये भी इंक्रीज आ जाएगा सर मेरा 6,70,000 रुपए। बताइए सर कितना सिंपल है, कितना सिंपल है सर, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही सिंपल है सर। ये तो समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। इंक्रीज डिक्रीज क्लियर। अब निकालना सर परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहला जो मुझे शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालना है। शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुई है 1 लाख रुपए इंक्रीज हुई है, और इसका बेस क्या था सर? बेस था 20 लाख, 20 लाख से ही तो इंक्रीज हुई थी ना ये, तो बेस हमारा ये है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये मेरा परसेंटेज निकल जाएगी इसका कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। राइट, देखो इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लिखा है मैंने सारे, और अगर डिक्रीज होता तो नेगेटिव लिखता। अब परसेंटेज भी या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव परसेंटेज आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव परसेंटेज आएगा। क्या दिक्कत है इसमें? बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का 30,000 इंक्रीज हुआ, तो 30,000 डिवाइडेड बाई बेस क्या है? 2 लाख, तो 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 परसेंटेज के लिए। राइट, इस तरीके से हमें परसेंटेज निकालनी। समझ में आया? नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। तो फटाफट से इनकी परसेंटेज निकाल लेती है सर। परसेंटेज इसके निकाल करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब आप लोग इसी तरीके से सारी की सारी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो मैंने सारी की सारी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ है वो ऊपर रखना है आपको नॉमिनेटर में, और डिवाइड करना है बेस ईयर से यानी प्रीवियस ईयर के बैलेंस से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। टोटल आपको इस तरीके से टोटल नहीं लगाना है, टोटल का भी वैसे ही आपको इंक्रीज डिक्रीज करके निकालना है, और परसेंटेज भी वैसे ही निकालेंगे, यानी 6,70,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100। ऐसे इसका 6,70,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको इसी तरीके से सारे कंपैरिजन करने हैं। ये थी हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए सर
After preparing comparative balance sheet, it's time to prepare comparative profit and loss. Comparative profit and loss किस तरीके से बनेगा, कैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे सर? इसमें भी 4 ही कॉलम बनेंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ चेंज। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको समझना है, बाकी इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज तो आपको निकालना आता ही है, राइट? चलिए सर, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमें सबसे पहले मेंशन करना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, कि हमारे जो मेन बिजनेस है वो हमारे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है या जो हमारा मेन ऑपरेशन है उससे हमारा जो सेल है वो क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब क्या है? हमारी सेल या हमारी रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, ओके, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद अदर इनकम, अगर हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अलग कुछ हमारी इनकम है तो वो इनकम इसमें लिखेंगे। उसके बाद हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हमें सारे एक्सपेंसेस बताने पड़ेंगे और एक्सपेंसेस की यहाँ पर कैटेगरी जो है वो डिफाइन की गई है। एक्सपेंस में आपको बताना है सर पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करेंगे जिसमें आप सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, बोनस, इंसेंटिव, अलाउंसेस, whatever you are paying to your employee will be covered under this particular category, employee benefit expense, okay? Then finance cost, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे, लोन वगैरह आपने ले रखा है तो वो सारा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगता है सर, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल फिक्स एसेट का होता है सर, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे हैं, लॉसेज है, उनको भी आपको दिखाना होगा। इनके अलावा अगर कुछ और अदर एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं वो अदर एक्सपेंस में, और फिर टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, हमारे पास सर प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स, और टैक्स को माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गॉट इट सर? फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपनी इनकम जो है वो लिखिए, एक्सपेंसेस लिखिए, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट में से टैक्स को घटा दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है जी? चलिए सर चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाइए जी। चलिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए क्या कहता है आपको सर। यहां पर इसने 2 कॉलम बताए, 2 ईयर की बात करता है, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, ठीक है जी? यहां पर हमारे पास 2 चीजें हैं, एक प्रीवियस ईयर हो गया हमारा और एक हमारा हो गया सर करंट ईयर, ठीक है? यहां पर ईयर सही दे रखे हैं, जिस फॉर्मेट में होने चाहिए उसी सीक्वेंस में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बता दिया सर दोनों ईयर का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बता दिया, अदर एक्सपेंस बता दिया और टैक्स रेट बता दिया। दोनों ईयर्स का टैक्स रेट अलग अलग है, राइट? हमें बनाना है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, राइट? फॉर्मेट बना लेते हैं सर, फॉर्मेट बहुत इजी होने वाला है। 4 कॉलम बनेंगे, आपको पता है यहाँ पर। ये सर हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है, इस पर हम लिख लेते हैं हम क्या बना रहे हैं सर। हम बना रहे हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, ओके? हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा सर? हमें यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस करनी होंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखना होता है सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले तो हम ये चीज ही लिखते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखते हैं एक बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 31 मार्च 2019 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 20 लाख है और 31 मार्च 2020 को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है। तो लिख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है और यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है, राइट? उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम आता है। तो क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको अदर इनकम जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है? सर कोई भी अदर इनकम हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो सीधा हम कहाँ जाएंगे? एक्सपेंसेस पर। और एक्सपेंसेस में आपके पास यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेंसेस है? देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, अदर एक्सपेंस है, एंड देन प्रॉफिट निकलेगा और टैक्स रेट माइनस होगा। ऐसे ही तो करेंगे। तो 2 चीजें हम आपके पास यहाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
एक्सपेंसेस, राइट। और एक्सपेंसेस में हम दो चीजें हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, और एक है हमारे पास यहां पर अदर एक्सपेंस, ठीक है जी। दो है हमारे पास यहां पर, एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एक है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और फिर इसका टोटल लगा के इसको भी कुछ नाम दे देंगे ताकि हमारे इजी हो जाए और कैलकुलेशंस करने में। चलिए जी, अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमें चीजें पता लगती है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 10 लाख और 13 लाख रुपया, अदर एक्सपेंस नील और 1,20,000, राइट। ठीक है जी, तो ये है 10 लाख और यहां पर है हमारे पास 13 लाख रुपए, ओके, यहां पर 13 लाख रुपए, यहां पर हमारे पास जीरो था और यहां पर हमारे पास है सर 1,20,000, यहां पर है सर 1,20,000, ओके, ठीक है जी, ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद सर हमारे पास यहां पर आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टोटल एक्सपेंस, और इसको मैं नाम दे लेता हूं बी, ठीक है। ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है जी। तो हमारे पास बी पॉइंट कितना आता है, ये आ जाएगा 10 लाख रुपए और ये आ जाएगा सर 13 1 14 14,20,000 रुपए, ठीक है, क्लियर हो गया जी सर। यहाँ भी हम ऐसा करते, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ओके। चलिए सर, टोटल एक्सपेंस भी आ गया मेरे पास, क्या करना है अब हमें निकालना है सर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी दे रखा है ना, वो कैसे निकलेगा सर, ए माइनस बी, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए 31 मार्च 2019 में हमारे पास रेवेन्यू है 20 लाख रुपए और एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपए, तो इट मींस मेरे पास प्रॉफिट आ गया सर 10 लाख रुपए, क्लियर। 31 मार्च 2020 में हमारे पास प्रॉफिट है यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 25 लाख और हमारे पास जो एक्सपेंस है वो है सर 14,20,000 रुपए, तो इसका आ जाएगा सर कितना, माइनस कर लीजिए एक बार इसको, ये आ जाएगा सर 10,80,000 रुपए, ओके, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास क्या, ये आ गया सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे इसमें से टैक्स माइनस कर देना है, अब मुझे इसमें से लेस करना है सर टैक्स, और टैक्स लेस करने के बाद मेरे पास मुझे पता लग जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिंपल, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर। टैक्स की बात और समझा दीजिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए जी, टैक्स देखते हैं, 50-50% है टैक्स, ओके। तो 50% टैक्स रेट है, तो क्या वो एक्सपेंस का 50% होगा, नहीं सर, टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है, इनकम पे लगता है, तो 10 लाख का 50% हो जाएगा सर 5 लाख, और ये हमें लेस करना है, ठीक है। 10,80,000 का हो जाएगा सर 5,40,000, ओके। ये तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको लेस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गॉट इट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा 5 लाख रुपए और इसका आ जाएगा सर 5,40,000 रुपए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये सिंपली मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, मैंने कोई कंपैरिजन अभी तक नहीं किया है, सर। कंपैरिजन करेंगे अब, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं सर। अब इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं, देखिए जी, इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास पहले 20 लाख था, अब 25 लाख है, इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है सर, 5 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है, ओके, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो और कुछ है ही नहीं, बात खत्म। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले 10 लाख था, अब 13 लाख है, इसका मतलब ये भी इंक्रीज हुआ सर 3 लाख रुपए, ये भी समझ में आ गया सर। अदर एक्सपेंस पहले तो जीरो थे, नील थे, अब 1,20,000 है, यानी इंक्रीज हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है 1,20,000 रुपए। उसके बाद
ये लाइन यहाँ से हमने ये कवर हो गया हमारा जी। जिस तरह से मेरा है उसी तरीके से मैंने आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। टोटल एक्सपेंस सर पहले 10 लाख था, अब 14,20,000 है। इट मीन्स 4,20,000 रुपए इंक्रीज हुआ है टोटल एक्सपेंस। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 10 लाख था, अब 10,80,000 है। इसका मतलब 80,000 रुपए इंक्रीज हुआ। टैक्स पहले 5 लाख था, 5,40,000 है। इसका मतलब 40,000 रुपए टैक्स इंक्रीज हुआ। ठीक है जी। और फिर यहां ये मेरा कॉलम जो है क्लोज हो गया। और फाइनली प्रॉफिट मेरा 5 लाख था, 5,40,000 है, यानी मेरा प्रॉफिट जो है वो 40,000 रुपए इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहां से आपको पता लग गया ना कि किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। अब तो बस सिंपल है, परसेंटेज निकालना। कैसे निकालेंगे सर परसेंटेज? सर अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 5 लाख इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई कितने से इंक्रीज हुआ है सर? बेस क्या है? 20 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब आप सिंपल है ना, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है ना जी? तो कितना आ जाएगा? 20 लाख का सर ये आ जाएगा 25%। ओके, इसी तरीके से सबका इसका कैसे निकालेंगे? 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 1,20,000। और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो 100% गेन ही है। बात समझे या नहीं समझे? ये तो इंक्रीज ही निकल रहा है ना सर। फिर इसका 4,20,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 40,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। इस तरीके से इनकी सबकी परसेंटेजेस जो है वो आपको काउंट करनी है। राइट, सिंपल है ना? चलिए जी, मैं फटाफट से इनका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए सर, ये मेरी परसेंटेजेस जो है मैंने फाइंड आउट कर ली है। सिंपल है भाई। इस वाले में परसेंटेज क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर हमारे कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं। हमने पहले शुरुआत में ही बात करी थी, कंपैरिजन करने के लिए 2 डेटा होने चाहिए ना। है ही नहीं हमारे पास 2 डेटा। पहले का तो हमारे पास था ही नहीं जमा, तो कंपैरिजन कैसे निकालेंगे? तो कोई यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? ये सारी मेरी परसेंटेज निकली। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिंपल ईजी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये मैं आपको बता दूं, फ्री के मार्क्स हैं, इनको छोड़ना मत। ये फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चंस की। राइट, चलिए जी।